दोस्तों, एक और मायावती जिनकी चुप्पी भी कभी सत्ता के फैसले बदल देती थी, और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद जिनकी आवाज गलियों से उठकर संसद तक गूंजने लगी है। दो चेहरे, एक अनुभव का प्रतीक, दूसरा संघर्ष का प्रतीक। दो रास्ते, एक सत्ता की ओर, दूसरा सड़क की ओर, और दोनों के बीच खड़ा है सवाल, क्या दलित आंदोलन टूटेगा या फिर से लिखेगा इतिहास? आज हम लेकर आए हैं मायावती और चंद्रशेखर से जुड़ी 6 सबसे बड़ी खबरें, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि दलित समाज की धड़कन, संविधान की आत्मा और भारत की दिशा तय करेंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बहुजन एकता जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर, लखनऊ की धरती पर आज एक ऐसी हवा बह रही है जो सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का वादा लिए हुए है। बसपा सुप्रीमो मायावती, वो लौह महिला जो दलित समाज की दर्दनाक चीख को अपनी आवाज बना चुकी हैं, ने आज लखनऊ के एक सादे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े होकर इतना बड़ा ऐलान किया कि सारा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो हम दलित और पिछड़े युवाओं के लिए रोजगार क्रांति योजना शुरू करेंगे। ये शब्द न सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा थे बल्कि एक क्रांति का बिगुल थे। एक ऐसी क्रांति जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प था। कल्पना कीजिए उन लाखों दलित युवाओं की जो गलियों के कोने में बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं। शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन नौकरी का दरवाजा बंद। मायावती की आंखों में चमकते हुए वे कह रही थीं, हमारा समाज सदियों से शोषित रहा है, ऊंची जातियों के हाथों लूटा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखें। रोजगार क्रांति योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि दलित युवाओं को सशक्त बनाने का वो हथियार है जो उन्हें आर्थिक आजादी देगा। योजना की रूपरेखा सुनकर प्रेस गैलरी में सन्नाटा छा गया, फिर तूफान सा उठा। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण को न सिर्फ सुनिश्चित किया जाएगा बल्कि निजी क्षेत्र में भी इसे लागू करने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। दलित युवाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, माइनस जहां आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन मायावती रुकती कहां है? उन्होंने कहा, हर जिले में रोजगार मेला आयोजित होंगे जहां कंपनियां सीधे भर्ती करेंगी, और हां, स्टार्टअप के लिए दलित उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन 10 लाख तक ब्याज मुक्त। ये घोषणा सुनकर हॉल में मौजूद युवा कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गईं। एक युवा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती के पैर छूने आया, बोला, दीदी, आपने तो हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण जला दी। मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारा हक है। कांशीराम जी का सपना था कि बहुजन समाज न सिर्फ सत्ता में आए बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत बने। ये योजना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन मां बहनों के आंसुओं का बदला है जो अपने बेटों की बेरोजगारी देखकर रातों को सो नहीं पाती। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी दर 20% से ऊपर है और दलित युवाओं पर इसका बोझ दोगुना, रोजगार क्रांति एक बाढ़ की तरह आएगी। मायावती ने चेतावनी भी दी, बीजेपी भाजपा सरकारें आरक्षण को कमजोर कर रही हैं, लेकिन हम इसे मजबूत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनावों में बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दलित वोट बैंक जो बिखर चुका था, अब एकजुट होने की कगार पर है। मायावती की यह घोषणा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है, सशक्तिकरण की, संघर्ष की, जीत की। जब वे मंच से उतरी तो हवा में एक नया संदेश गूंज रहा था, जागो बहुजन, अब क्रांति का समय आ गया। ये योजना दलित युवाओं को न सिर्फ नौकरी देगी बल्कि आत्मसम्मान भी लौटाएगी। क्या आप तैयार हैं इस क्रांति के लिए? क्योंकि मायावती ने तो बिगुल फूंक ही दिया है। दूसरी खबर, जब भी चंद्रशेखर आजाद मंच पर खड़े होते हैं, उनकी आवाज में एक ऐसी आग होती है जो सदियों के शोषण को भस्म करने का दम रखती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें लोग प्यार से रावण कहते हैं, ने हाल ही में एक जनसभा में ऐसा बयान दिया जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। हम गठबंधन नहीं, विचारधारा चाहते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर वो बाबा साहब के संविधान और दलित समाज की रक्षा के लिए नहीं लड़ेगी तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। ये शब्द न सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड थे बल्कि एक ऐसी हुंकार थे जो सत्ता के गलियारों को चुनौती दे रही थी। चंद्रशेखर की ये बात किसी सियासी ड्रामे का हिस्सा नहीं थी। ये उस युवा नेता की आत्मा की आवाज थी जिसने जेल की सलाखों से लेकर सड़कों तक दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। उनकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता है जो हर उस दलित युवा का है जो रोजाना भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होता है। इलाहाबाद की एक सभा में जहां हजारों लोग उनकी बात सुनने उमड़े थे, चंद्रशेखर ने माइक थामा और कहा, गठबंधन का मतलब सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं। अगर हमें कुर्सी चाहिए होती तो हम कब के किसी बड़े दल के साथ चले जाते, लेकिन हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, करुणा के लिए है। हमारी लड़ाई उस संविधान को बचाने की है जिसे बाबा साहब ने अपने खून पसीने से लिखा। उनके इस बयान ने सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया।
कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर का यह बयान मायावती और अन्य पार्टियों के लिए एक सीधा संदेश है। वो साफ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी सिर्फ वोटों की गिनती नहीं करेगी, बल्कि उस विचारधारा को जीवित रखेगी जो बराबरी और सम्मान की बात करती है। एक युवा कार्यकर्ता जो सभा में चंद्रशेखर के बगल में खड़ा था ने कहा, हमारे नेता की बात सुनकर लगा कि अब वक्त आ गया है जब दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की हिस्सेदारी बनेगा। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा, जो पार्टियां दलितों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अब जवाब देना होगा। हम गठबंधन तभी करेंगे जब कोई पार्टी दलितों के हक, उनकी शिक्षा, रोजगार और सम्मान की गारंटी दे। यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां दलित वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चंद्रशेखर का यह बयान साफ करता है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल होने से पहले अपनी शर्तों को प्राथमिकता देंगे। उनके इस रुख ने न केवल युवाओं में जोश भरा है, बल्कि पुराने नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चंद्रशेखर की ये बात कि विचारधारा के बिना गठबंधन एक समझौता है और हम समझौते नहीं करेंगे, दलित आंदोलन को एक नई दिशा दे रही है। उनकी सभा में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, यह लड़का बाबा साहब का असली वारिस है। ये सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि हमारी पीड़ा को जीता है। चंद्रशेखर का ये बयान सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। ये उस समाज के लिए एक आह्वान है जो अब चुप नहीं रहेगा। क्या ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल देगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और समानता के लिए है। तीसरी खबर, जब मायावती बोलती हैं तो उनकी आवाज न सिर्फ लखनऊ की गलियों में गूंजती है, बल्कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी तूफान खड़ा कर देती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, जिन्हें लोग लौह महिला कहते हैं, ने हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार पर ऐसा हमला बोला कि राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार ताली बजा रही है। ये शब्द न केवल एक आलोचना थे, बल्कि उस दर्द की चीख थे जो देश के कोने कोने में शोषित समाज की गोद से उठ रही है। मायावती का यह बयान कोई सियासी नौटंकी नहीं था। ये उस महिला की पुकार थी जिसने अपनी जिंदगी दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। उनकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिख रहा था जो हर उस दलित परिवार की कहानी बयां करता है जो रोजाना भेदभाव और हिंसा का शिकार हो रहा है। मायावती ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले 15% बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दलित महिलाओं और बच्चों पर हमले बढ़े हैं। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? सिर्फ भाषण दे रही है और ताली बजा रही है। उनके इस बयान ने न केवल मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि उन तमाम लोगों को भी झकझोर दिया जो दलित उत्पीड़न को महज छिटपुट घटनाएं कहकर टाल देते हैं। मायावती ने सवाल उठाया, क्या संविधान में दलितों को बराबरी का हक नहीं दिया गया? फिर क्यों हर दिन कोई न कोई दलित गांव में, शहर में, स्कूल में या नौकरी में अपमानित हो रहा है? उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा, आरक्षण को कमजोर करने की साजिश हो रही है। निजीकरण के नाम पर दलितों और पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। मायावती की यह आलोचना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी। ये एक आह्वान था दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो बराबरी के सपने को जीना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक कार्यकर्ता ने कहा, दीदी की आवाज सुनकर लगा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए और जोर से लड़ें। मायावती ने यह भी कहा कि बसपा जल्द ही पूरे देश में दलित स्वाभिमान मार्च शुरू करेगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। ये मार्च न सिर्फ सरकार को चेतावनी देगा, बल्कि दलित समाज को एकजुट करने का भी काम करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह हमला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। दलित वोट, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से निर्णायक रहा है, अब फिर से बसपा की ओर झुक सकता है। मायावती ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को बचाने के लिए है जो दलितों को सम्मान और बराबरी का हक देता है। जब मायावती मंच से उतरी तो उनके चेहरे पर एक संकल्प दिख रहा था। वो संकल्प जो कह रहा था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने अंत में कहा, यह बयान न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। क्या ये आवाज अब सड़कों से संसद तक पहुंचेगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो न केवल दलितों की नेता हैं, बल्कि उनकी ढाल भी हैं। चौथी खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में, जहां किताबों की स्याही और युवाओं के सपनों की गूंज एक साथ मिलती है, वहां एक ऐसी आवाज उठी जो अन्याय के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गई। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित युवाओं के मसीहा, ने दलित छात्रों के हक के लिए अनशन का रास्ता चुना। यह अनशन सिर्फ भूख हड़ताल नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो सदियों से जल रही दलित उत्पीड़न की आग को बुझाने का संकल्प ले चुकी थी।
फीस वृद्धि और विश्वविद्यालय में भेदभाव के खिलाफ दलित छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं बल्कि सड़कों, कैंपसों और दिलों तक फैली हुई है। जब चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के गेट पर धरने पर बैठे तो उनके साथ सैकड़ों छात्रों की भीड़ थी। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर एक अटल विश्वास। हम पढ़ना चाहते हैं, हमें इज्जत चाहिए। लेकिन यहां दलित छात्रों को न सिर्फ फीस की मार झेलनी पड़ रही है बल्कि जातिगत भेदभाव भी सहना पड़ रहा है, उन्होंने कहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में दलित छात्रों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएं पिछले 5 सालों में 20% बढ़ी हैं। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, यह विश्वविद्यालय बाबा साहब के सपनों का मंदिर होना चाहिए था, लेकिन यहां दलित छात्रों को अपमानित किया जा रहा है। फीस वृद्धि के नाम पर उनके सपनों को कुचला जा रहा है। उनके अनशन ने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश में एक संदेश दे दिया। छात्रों ने बताया कि फीस में 30% की बढ़ोतरी ने कई दलित और गरीब छात्रों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। चंद्रशेखर ने माइक थामते हुए कहा, जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी और भेदभाव खत्म नहीं होगा, मैं यहां से नहीं हटूंगा। यह लड़ाई मेरी नहीं, हर उस छात्र की है जो शिक्षा के हक से वंचित हो रहा है। उनके इस संकल्प ने न केवल छात्रों में जोश भरा बल्कि सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर दलित स्टूडेंट्स ट्रेंड करने लगा। चंद्रशेखर का यह अनशन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की मांग कर रही थी। सभा में मौजूद एक दलित छात्रा ने कहा, जब रावण भैया यहां बैठे तो हमें लगा कि कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है। चंद्रशेखर ने अनशन के दौरान यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही एक शिक्षा बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े छात्रों के हक की बात उठाएगा। ये अनशन सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं रहा, इसने देश भर के दलित युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। चंद्रशेखर ने कहा, शिक्षा वो हथियार है जिसे बाबा साहब ने हमें दिया। अगर इसे छीन लिया गया तो हमारी आजादी भी छिन जाएगी। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी। कई लोग मानते हैं कि यह अनशन 2027 के चुनावों में आजाद समाज पार्टी को दलित युवाओं का बड़ा समर्थन दिला सकता है। जब चंद्रशेखर 5 दिन बाद अनशन तोड़ने के लिए उठे तो विश्वविद्यालय प्रशासन को फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कहा, यह जीत सिर्फ शुरुआत है। जब तक हर दलित छात्र को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये अनशन न सिर्फ एक आंदोलन था बल्कि एक ऐसी मशाल थी जो दलित समाज के सपनों को रोशन करने की ताकत रखती है। क्या यह आंदोलन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा? चंद्रशेखर की यह हुंकार तो यही कह रही है कि अब वक्त बदल रहा है। 5वीं खबर, जब मायावती मंच पर खड़ी होती हैं तो उनकी आवाज में न केवल एक नेता की दृढ़ता होती है बल्कि उस समाज की पुकार भी सुनाई देती है जो सदियों से हाशिए पर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक विशाल जनसभा में नया चुनावी नारा लॉन्च किया, दलित पिछड़े मिलकर बनाएंगे सरकार। ये नारा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति का आह्वान है जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट कर सत्ता की दहलीज तक ले जाने का सपना देखता है। ये नारा मायावती की उस रणनीति का प्रतीक है जो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। लखनऊ के एक मैदान में जहां हजारों लोग नीले झंडों के सागर में डूबे हुए थे, मायावती ने इस नारे को पेश किया। उनकी आवाज में वो जज्बा था जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू गया जो बराबरी और सम्मान का हकदार है। हमारा समाज सदियों से लूटा गया, कुचला गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक होकर अपनी सरकार बनाए। ये नारा सिर्फ चुनावी नहीं, ये हमारी एकता की ताकत है। मायावती के ये शब्द सुनकर भीड़ में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उनके इस नारे ने बसपा की उस पुरानी रणनीति को फिर से जिंदा कर दिया जिसने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इस नारे के पीछे मायावती की सोच साफ है। दलित वोट, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 21% है, और पिछड़े वर्ग, जो 40% से ज्यादा हैं, अगर अल्पसंख्यकों के साथ एकजुट हो जाएं, तो कोई भी सियासी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। मायावती ने कहा, यह नारा हर उस गांव, हर उस गली तक जाएगा जहां हमारे लोग अपमान और शोषण झेल रहे हैं। हमारी सरकार उनकी होगी जो बाबा साहब के सपनों को जीना चाहते हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि उनकी सरकार में दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मायावती ने अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा। बीजेपी और दूसरी पार्टियां दलित पिछड़े वोटों को तो लेती हैं, लेकिन उनके हक की बात नहीं करती। हमारा नारा एक वादा है, हमारी सरकार में हर वर्ग को उसका हक मिलेगा। ये नारा न केवल सियासी है बल्कि सामाजिक भी है। ये उन माओं की उम्मीद है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। ये उन युवाओं का सपना है जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ये उन परिवारों की पुकार है जो रोजाना जातिगत भेदभाव का दंश झेलते हैं। सभा में मौजूद एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने कहा, दीदी का यह नारा हमें 90 के दशक की याद दिलाता है, जब कांशीराम जी ने हमें एकजुट होने की ताकत दी थी।
मायावती ने भी कांशीराम जी को याद करते हुए कहा, यह नारा उनका सपना है। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता ही वो चाबी है जो हमारे समाज के ताले खोलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नारा बसपा को फिर से दलित पिछड़े वोटों का मजबूत आधार दे सकता है, खासकर तब जब चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता भी दलित वोटों को आकर्षित कर रहे हैं। जब मायावती मंच से उतरी तो हवा में नीले झंडे लहरा रहे थे और लोग दलित पिछड़े मिलकर बनाएंगे सरकार का नारा दोहरा रहे थे। ये नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। ये उस समाज की ताकत है जो अब चुप नहीं रहेगा। क्या ये नारा 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल देगा? मायावती की यह हुंकार तो यही कह रही है कि अब वक्त आ गया है जब बहुजन समाज अपनी सत्ता खुद बनाएगा। छठी खबर, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आवाज दलित समाज के लिए एक नई सुबह की तरह गूंजती है, ने हाल ही में एक जनसभा में ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें युवा रावण के नाम से पुकारते हैं, ने मायावती को एक सूक्ष्म लेकिन गहरा संदेश देते हुए कहा, दलित आंदोलन में बिखराव खतरनाक है। अगर हम एक नहीं हुए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। ये बयान न केवल एक सलाह था बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जो दलित समाज के भविष्य को लेकर चंद्रशेखर की चिंता को दर्शाता है। जब चंद्रशेखर मंच पर खड़े थे तो उनकी आवाज में एक गहरा दर्द और दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। आगरा की एक विशाल सभा में जहां हजारों दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उनके एक एक शब्द को सुनने के लिए बेताब थे, उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। लेकिन अगर हम आपस में बंट गए तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा। ये बयान मायावती के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश था, जिन्हें दलित समाज की सबसे बड़ी नेता माना जाता है। चंद्रशेखर का इशारा साफ था, अगर दलित नेतृत्व एक मंच पर नहीं आया तो 2027 के विधानसभा चुनावों में दलित वोटों का बिखराव सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचाएगा। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, जब बाबा साहब ने हमें संविधान दिया तो उन्होंने हमें एकता की ताकत सिखाई, लेकिन आज हमारी एकता टूट रही है। कुछ लोग हमें वोट बैंक समझते हैं, लेकिन हम सत्ता की हिस्सेदारी चाहते हैं। उनके इस बयान ने न केवल मायावती को बल्कि तमाम दलित नेताओं को एकजुट होने की चुनौती दी। उन्होंने ये भी कहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा समाज एक होकर लड़े। मायावती जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय है कि हम सब मिलकर नई क्रांति लाएं। ये बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर का ये बयान बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच सहयोग की संभावना को टटोल रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट, जो कुल मतदाताओं का 21% है, हमेशा से निर्णायक रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में ये वोट कई दलों में बंट गया है। चंद्रशेखर की ये अपील न केवल दलित समाज को एकजुट करने की कोशिश है, बल्कि मायावती को ये संदेश भी देती है कि वो युवा नेतृत्व को साथ लेकर चलें। सभा में मौजूद एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, रावण भैया की बात सुनकर लगा कि वो सिर्फ सियासत नहीं कर रहे बल्कि हमारे समाज के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन के लिए तैयार है, बशर्ते वो दलितों और पिछड़ों के हक की बात करे। हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, समानता है, लेकिन सत्ता के बिना समानता नहीं मिलेगी, उन्होंने जोड़ा। चंद्रशेखर का यह बयान सिर्फ एक सियासी टिप्पणी नहीं बल्कि एक आंदोलन की पुकार है। ये उस युवा पीढ़ी की आवाज है जो अब चुप नहीं रहेगी। क्या मायावती इस संदेश को स्वीकार करेंगी और दलित आंदोलन को एकजुट करने के लिए कदम उठाएंगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि उस समाज के लिए है जो बराबरी का सपना देखता है। उनकी ये हुंकार अब सड़कों से लेकर संसद तक गूंज रही है और ये सवाल छोड़ रही है, क्या दलित आंदोलन अब एक नई दिशा लेगा? दोस्तों, चंद्रशेखर और मायावती से रिलेटेड ये खबरें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।